अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो वी हैव completed theme 5th. Now we are discussing theme 6, the 3 orders. थीम 6 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम क्लर्जी डिस्कस करेंगे, लेकिन थीम 5th जो थी वो हमने जो है मंगोल्स पर थी, उसको हमने डिस्कस किया। उसके लास्ट पे मैंने आपसे कुछ असाइनमेंट रखा था, शायद आपने अभी तक वो देखा नहीं या देखा भी होगा, उसको उतना सीरियसली नहीं लिया है आपने, बट आई विल आस्क यू अगेन टू राइट दैट असाइनमेंट, सिचुएटिंग गेंगिस खान एंड मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आई होप कि आप इसको थोड़ा सीरियसली लोगे, एंड अगर आपको उस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन, कोई और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम थोड़ा सा फ्यूडलिज्म की बात करेंगे, और फ्यूडलिज्म के साथ हम कोशिश करेंगे आज पहला जो ऑर्डर है उसको डिस्कस करें। ठीक है, तो हम अब थीम 6 पढ़ रहे हैं। थीम 6 में हमारे 3 ऑर्डर्स पढ़ने हैं। मिडीवल यूरोप जो है उसको हम उसमें कुछ एस्पेक्ट्स है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ 3 ऑर्डर्स में सबसे पहले आप जो है फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट समझो। फ्यूडलिज्म है क्या असल में? ठीक है, फ्यूडलिज्म को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, इज डिराइव्ड फ्रॉम ए जर्मन वर्ड। ठीक है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए जर्मन वर्ड कॉल्ड फ्यूड। ठीक है, विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड। सो फ्यूडलिज्म जो है फ्यूड से निकला है, विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड। इट रेफर्स टू ए काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन द मिडीवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड। तो ये जो है ना, बेसिकली जो है फ्यूड जो है ये इट्स ए पीस ऑफ लैंड, जो एक काइंड ऑफ सोसाइटी जो डेवलप हुई मिडीवल फ्रांस में और लेटर इंग्लैंड में, उस टाइम पीरियड या उस सोसाइटी को हम या उस इकोनॉमिक सेंस में हम उसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। अगर इकोनॉमिक सेंस की बात करें कि फ्यूडलिज्म किसको कहते हैं, इन इकोनॉमिक सेंस फ्यूडलिज्म रेफर्स टू ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, यहां पर हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि फ्यूडलिज्म जो है ये बेसिकली काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जहां पर विच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। Feudalism has been described by historian as economic, political, legal and social relationship between lords and peasants. अब ये lords and peasants का जो relationship है ना, उसको हम उस सोसाइटी को या उस इकोनॉमिक सेंस में उसको हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। अब इसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है यहाँ पर, इससे आपको ये अच्छे से समझ आ सकता है कि फ्यूडलिज्म हाँ असल में किसको कहते हैं। अब फ्यूडलिज्म में क्या है, फ्यूडलिज्म में सबसे ऊपर हम देखते हैं किंग है। ठीक है, अब किंग के नीचे जो है यहाँ हम देखते हैं लॉर्ड्स। ये जो लॉर्ड्स है ना, इनको हम लैंड ओनिंग नोबल्स भी कहते हैं, लैंड ओनिंग नोबल्स। ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जो बेसिकली उनको किंग ही देता है। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये जो लॉर्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा लॉर्ड्स जो है बहुत पावरफुल होते हैं, और उनके अंडर जो है आते हैं पीजेंट्स। अब लॉर्ड्स जो है जिनको किंग ने जमीन दी है, वो उस पर एक्सटेंसिव राइट रखते हैं। अब उस पर जो है लॉर्ड्स पीजेंट्स को काम करने के लिए रखते हैं, और वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उससे आती है वो जो है लॉर्ड अपने लिए रखता है, और कुछ उसमें से शेयर जो है किंग को दे देता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पीजेंट्स सबसे नीचे हैं, पीजेंट्स जो लॉर्ड की जमीन है उस पर पीजेंट काम करते हैं, और जो है इससे जो भी पैसा आता है वो लॉर्ड खुद रखता है, और कुछ शेयर जो है किंग को दे देता है। दिस काइंड ऑफ ए सोसाइटी हम इसको फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी कह सकते हैं। तो ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से इमर्ज हो रहा है। तो यही सोसाइटी थी मिडीवल यूरोप में, क्योंकि जब हमने देखा जब वो रोमन एम्पायर से डिसइंटीग्रेट हुए तो उन्होंने अपना जो है फोकस ज्यादा किस पर रखा, लैंड पर रखा उस टाइम। तो लैंड पर ज्यादा फोकस रखने की वजह से फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी इमर्ज हो गई। तो यहाँ पर क्या है हायरार्की में, सबसे ऊपर किंग है, किंग के नीचे लॉर्ड है, उसको हम लैंड ओनिंग नोबल भी कहते हैं, और उसके नीचे पीजेंट्री है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 इज नोन एज फ्यूडलिज्म। ठीक है, यहां पर हम रिलेशनशिप इन तीन एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं, या इन 3 कैटेगरीज की जो रिलेशनशिप आपस में है, दैट्स नोन एज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां पर जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, व्हाट बेसिकली फ्यूडलिज्म इज। नाउ when we talk of feudalism, when we talk of the land owning nobles, they were having the extensive right
or we can say judicial right or legal right over the peasants. Now what that judicial right is, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि the lords in return provide military protection, lords enjoyed extensive judicial control over peasants. पहली बात तो ये कि जो लॉर्ड्स थे ये इन रिटर्न क्या देते थे, इन रिटर्न एक तो ये कुछ शेयर देते थे जो पीजेंट्स होते थे, कुछ तो अनपेड ही होते थे, उनको बस खाने पीने की चीज़ें दी जाती थी, वो हम आगे पीजेंट्री में भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये यहाँ पर हम देखते हैं इनको एक चीज़ कहते थे कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, अगर कोई बाहर से आप पर हमला होता है हमारी टेरिटरी पर तो हम आपको क्या करेंगे, वहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ जुडिशियल कंट्रोल या लीगल जो है वो कंट्रोल इन पर था, जो लॉर्ड्स थे उनको एक एक्सटेंसिव कंट्रोल था इन पीजेंट्री पर। दैट मीन्स कि अगर वो कोई गलती करते, अगर वो लैंड्स को छोड़कर किसी और लैंड पर जाते या कोई किसी किस्म की बगावत करते तो वहाँ पर हम देखते हैं ये जो लॉर्ड्स थे वो कोई भी सज़ा इन सबको दे सकते थे। तो दे वर हैविंग द जुडिशियल एज वेल एज लीगल कंट्रोल ओवर दियर टेनेंट्स और पीजेंट्स। तो यही यहाँ पर देखते हैं कि ये खुद ही यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, लेजिस्लेटर भी कह सकते हैं और जुडिशरी, ये तीनों जो पावर्स है ये लॉर्ड्स में दिए गए थे। तो ये खुद ही डिसाइड करते थे किसको क्या सजा देनी है। सो दिस वाज द काइंड ऑफ सोसाइटी विच वी आर लुकिंग एट। ठीक है, नाउ दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्यूडलिज्म। नाउ विद इन फ्यूडलिज्म वी सी, यहाँ पर हम देखते हैं इसी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स हम देखते हैं, इसी के आउटकम में हम देखते हैं थ्री ऑर्डर्स निकलते हैं। अब इसी सोसाइटी को हम जब देखते हैं, इस टाइप की सोसाइटी अगर कोई है तो वहाँ पर थ्री ऑर्डर्स निकलते हैं, तीन ऐसे लोग निकलते हैं, तीन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल निकलते हैं जो जिनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है और जिनके अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। नाउ ये कौन से तीन ऑर्डर्स थे, उनमें से हम अब देखेंगे कौन से तीन ऑर्डर्स थे। नाउ द थ्री ऑर्डर्स, अब यहाँ पर बिशप जो है या पोप है, हम आगे भी देखेंगे अभी, इनका मानना था, जो क्लर्जी थी इनका मानना था कि ये जो है हर एक इंसान को किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। ये इनका मानना था। कुछ लोग हैं जो प्रे करते हैं, जो इबादत करते हैं, कुछ लोग हैं जिनका काम फाइट करना होगा और कुछ लोग जो है जिनका काम एग्रीकल्चर करना होगा, लेबर करना होगा। तो ये हर एक इंसान को किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करना होगा। तो ये इनका मानना ही था पहले। नाउ द मेन थ्री सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड आउट ऑफ फ्यूडलिज्म वेयर क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तीन सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड आउट ऑफ फ्यूडलिज्म, नाउ दीज थ्री ग्रुप्स आर बेसिकली इमर्ज आउट ऑफ द फ्यूडलिज्म, इमर्ज आउट ऑफ फ्यूडलिज्म आर द क्लर्जी, और उसके बाद नोबिलिटी, और उसके बाद हम देखते हैं पीजेंट्री। तो दीज वर द थ्री क्लासेस विच इमर्ज्ड आउट ऑफ फ्यूडलिज्म। नाउ हम यहाँ पर इन तीन जो हम देखते हैं, इन तीन सोशल कैटेगरीज को जो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, आउटकम ऑफ फ्यूडलिज्म है, इनमें से हम देखेंगे इनके क्या फीचर्स थे या किस तरह से इनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो किस तरह से फंक्शन करती थी। नाउ व्हेन वी लुक एट द फर्स्ट कैटेगरी और द फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज द क्लर्जी। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्लर्जी। बेसिकली क्लर्जी हम कहते हैं वो लोग जो रिलीजियस सेरेमनीज जो है वो करते हैं, या जो हम देखते हैं जो ऐसे क्लर्जी हम इस्लाम में कह सकते हैं, हमारे इमाम साहिबान हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, उनको हम कह सकते हैं। इसी तरह से हिंदूज़ में हम पंडित्स को कहेंगे, और क्रिश्चियंस में बिशप्स, क्लर्क्स, पोप वगैरह जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट क्लर्जी। ठीक है, जो रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं। नाउ अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, द फर्स्ट ऑर्डर दैट इज क्लर्जी। अब द क्रिश्चियन प्रीस्ट्स ऑफ यूरोप मेड द फर्स्ट फ्यूडल ऑर्डर। अब ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है ना यूरोप में, वो पहला ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब अगर हम इन क्रिश्चियन प्रीस्ट्स की बात करते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट में हम देखते हैं उनमें भी एक हायरार्की है, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स में भी एक हायरार्की है। कुछ जो है उनके पावर ज़्यादा है या कुछ की डोमिनेंस ज़्यादा होती है, और कुछ जो है हायरार्की में नीचे होते हैं, उनकी डोमिनेंस कम होती है। अब अगर हम क्लर्जी की बात करें, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे टॉप ऑर्डर पे कौन आते हैं। सबसे टॉप ऑर्डर पे अगर हम देखें तो इनमें आते हैं पोप। तो आपने सुना होगा पोप का कॉन्सेप्ट जो है, ये हेड है रोमन कैथोलिक चर्च जो है, ये सब जो इस कैटेगरी में जो चर्च आते हैं तो उन सब के हेड जो है वो पोप है। तो ये बहुत टाइम से ये जो इनकी जो ये प्रैक्टिस है ऑफ बीइंग ए पोप, जो रिलीजियस हेड हम कह सकते हैं,
तो ये जो पोप है ये बहुत सबसे हम देखते हैं हायरार्की में ऊपर है। अब पोप आज भी चला रहा है, जैसे हमने रोमन्स में देखा जब क्रूसेड्स हो गए थे मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में, तो वहाँ पर पोप प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द क्रूसेड्स, है ना। तो वहाँ पर जो डिफरेंट रीजन्स है, क्योंकि वो तो डिसइंटीग्रेट हुआ था रोमन एम्पायर, लेकिन डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी पोप ने वहां पर एक कॉल दी कि हमें फ्री करना है होली लैंड्स को, और पोप की जो बात थी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इस वजह से वो सब लोग आए और इकट्ठा हो गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जंग लड़ी है जिनको हम क्रूसेड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम पोप की अथॉरिटी को देखते हैं और पोप के जो है ना एक्सेप्टेंस को देखते हैं। तो जो भी इसके चर्च आते हैं तो उन सब चर्च का हेड जो है रोमन कैथोलिक चर्च का पोप कंसिडर किया जाता है। तो उनकी जो बात है वो फाइनल कही जाती है व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। और यहाँ पर आज जो है, आज भी पोप है, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा। आज के जो पोप है उनका नाम पोप फ्रांसिस है, ठीक है। पोप फ्रांसिस जो है वो आज रोमन कैथोलिक चर्च के हेड कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे हायरार्की में ऊपर कौन है, पोप है। अब पोप के बाद दूसरे जो सेकंड इन कमांड है या सेकंड इन अथॉरिटी है, उनको हम कहते हैं बिशप्स। सो बिशप्स बेसिकली आर द प्रीस्ट विद हाई पोजीशन। ये भी प्रीस्ट ही थे, ये भी वो थे जो रिलीजियस फंक्शंस करते थे, जो रिलीजियस सेरेमनीज करते थे। अब इनकी जो है अथॉरिटी का, अगर हम पोप कहेंगे ये सब हेड है। अब इसके नीचे बिशप्स यूजुअली कहेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ हम कहेंगे, एक रीजन में, एक प्रोविंस में कुछ कितने चर्च हैं, उनमें जो है कभी कभी उन सब का हेड बिशप कंसिडर किया जाता था। नाउ बिशप इज द सेकंड इन कमांड आफ्टर पोप। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये है प्रीस्ट विद हाई पोजीशन। अब इसको दूसरा भी एक नाम दिया जाता था कि दे आर द नोबल्स इन द रिलीजियस फील्ड। जैसे नोबल्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड हम देखते हैं ना, वहां पर नोबल्स इन द पॉलिटिकल स्फीयर, वहां पर नोबल्स, लैंड ओनिंग नोबल्स थे। तो वहां पर उनके पास बहुत हम देखते हैं पावर थी, अथॉरिटी थी। इसी तरह से इनको कहा जाता है, अगर रिलीजियस फील्ड में कोई नोबल है, क्योंकि इनको भी जमीन दी जाती थी और ये भी हम देखेंगे आगे वो टैक्सेस वगैरह ये भी इम्पोज करते थे, तो इनको हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि दे वर द नोबल्स इन द रिलीजियस फील्ड। तो बिशप जो है इनकी भी एक अथॉरिटी थी, ये भी जो है रिलीजियस सेरेमनीज करते थे। नाउ अपार्ट फ्रॉम पोप एंड बिशप एक और जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जो सा, वो क्लर्क्स में हम देखते हैं। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट्स हैं, वो जो कॉमन आप देखते हो हर एक चर्च में होते हैं, जो रिलीजियस फंक्शंस वगैरह करते हैं, जैसे उनको फादर भी कहा जाता है। तो इस तरह से हायरार्की हम देखते हैं। एट द टॉप वाज पोप, then after bishop and then the common priests. तो ये हम देखते हैं hierarchy in the first order clergy. Now church was the most dominant body with its own laws, owned land granted by king. अब ये जो चर्च था ना, ये बहुत हम देखते हैं कि डोमिनेंट इसका एक पावर था। ये था डोमिनेंट बॉडी थी, इसके अपने लॉज होते थे। अब आज अगर हम बात करें, आज की जो गवर्नमेंट है या आज का जो पॉलिटिकल स्फीयर है, वहाँ पर हम यूजुअली देखते हैं रिलीजन को हम देखते हैं स्टेट से अलग किया गया है। जैसे हम सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। वहाँ पर चर्च की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। अगर आप देखो, अब हम लेटर पीरियड्स में उसको डिस्कस करेंगे, जबकि यहाँ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था। अब पोप या ये जो चर्च, जो रिलीजियस अथॉरिटी थे, वो जो इंटरप्रिटेशन देते थे लाइफ की या डिफरेंट चीज़ों की, उसको अथॉरिटी माना जाता। उसके खिलाफ जो चैलेंज करता था उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। जैसे आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, उन्होंने भी जो साइंटिफिक उस वक्त कुछ चीज़ों की बात की थी, तो उनको एग्जीक्यूट किया गया था। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट इस टाइम पीरियड में जिन्होंने ये जो है चर्च के खिलाफ, उनकी डोमिनेंस के खिलाफ बात की, या उनके जो अनसाइंटिफिक जो है उन तरीकों के खिलाफ बात की है, तो वो जो हम देखते हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन सहना पड़ता है एट द हैंड्स ऑफ चर्च। तो चर्च वॉज अ डोमिनेंट बॉडी। तो कभी कभी रूलर्स भी जो थे उनके अंडर, उनकी गाइडेंस में चलते थे और उनको जो है बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल थी। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर उनको दी जाती थी, दैट वाज दे वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। उनको भी लैंड दी जाती थी। अब लैंड जो है ना, ये लैंड ग्रांट्स, जैसे हमने इंडिया में हम देखते हैं लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता था, बेसिकली वहाँ पर भी प्रोडक्शन होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उसमें जो है शेयर जो होता था वो खुद ले लेते। तो इनकी भी एक अपनी कंटिन्यूअस हम देखते हैं एक इनकम थी जिससे ये गुजारा करते थे।
नाउ वी आर लुकिंग एट क्लर्जी। क्लर्जी में हम देख रहे हैं कि उनका हम देखते हैं कितनी डोमिनेंस थी और उनके क्या लॉज थे। अब एक और चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं कि दे कलेक्टेड टैक्सेस। एक टैक्स जो है वो ये भी कलेक्ट करते थे, जो क्लर्जी थी, जो उनके लिए स्पेसिफिक रखा गया था कि वो टैक्स कलेक्ट करे। एंड दैट टैक्स जो है 1/10 ऑफ द शेयर, 1/10 ऑफ द शेयर जो प्रोड्यूस वो करते थे लैंड पे, उसमें जो 10वां हिस्सा था वो किनको दिया जाता था, इन क्लर्जीज को दिया, या हम देखते हैं चर्च को दिया जाता था, या इन जो है इस रिलीजियस स्फीयर में ये जो करने वाले होते थे इनको दिया जाता था। अब दैट टैक्स वाज कॉल्ड टिथ, ठीक है, THITHE, टिथ इसको कहा जाता था। ये लेते थे कौन? क्लर्जी लेते थे। ऑल्सो गॉट मनी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, ये इनको डोनेशंस भी दी जाती थी। अब इनका जो इंटरनल फंक्शनिंग जो इनकी है वो कैसे चलेगी? इंटरनल फंक्शनिंग इस वजह से चलती थी, एक तो ये इससे जो ये हम कहते हैं जो इनको टैक्सेस दिए जाते थे, लैंड दिया जाता था, और इसके साथ साथ कुछ जो है डीपली रिलीजियस लोग जो होते थे जिनको आफ्टर लाइफ पर ज़्यादा भरोसा होता था, वो डोनेशंस देते थे चर्च को, और ये इनके बदले उनके लिए दुआएं वगैरह जो है उनकी लाइफ आफ्टर डेथ जो है उसके लिए उनको दुआएं देते थे, या उनको इस तरह से उस चीज़ के बेस पर पैसे लेते थे। नाउ इसके साथ साथ हम देखते हैं ये जो है चर्च का जो है होना है वो हर जगह फैले हैं। चर्च जो हम देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्च इन एवरी विलेज, हर एक विलेज में एक चर्च बनना स्टार्ट हो गया, और लोग जो है ये स्टार्ट, और कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। जैसे हम देखते हैं संडेज़ का, हम देखते हैं संडेज़ में यूजुअली संडे के दिन ये आते थे और वहाँ पर जो रिलीजियस सेरेमनीज़ है उनको करते थे, वहाँ पर चर्च में करते थे। और सरमन्स वगैरह जो होते थे, चाहे बिशप हो, पोप हो, या कॉमन क्लर्जी प्रीस्ट हो, उनसे जो है क्या सुनते थे, ये सरमन सुनते थे, और टीचिंग्स ऑफ जीसस वगैरह वो सुनते थे। नाउ यहाँ पर कुछ रूल्स हम देखते हैं। इस चर्च में क्या हर एक पोप बन सकता था? क्या इट वाज ओपन टू ऑल दैट एनी पर्सन कैन बिकम ए बिशप और ए क्लर्क? तो अब हम उस चीज़ की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, क्या इट वाज ओपन टू ऑल? तो हम उसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये सब के लिए ओपन नहीं रखा गया था। तो कौन से ऐसे लोग थे जिनके लिए ये ओपन नहीं रखा गया था? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। सबसे पहले जो है ये जो सर्व्स है, सर्व्स वो होते थे जो काइंड ऑफ जिनके पास को अपनी लैंड नहीं होती थी, जो एज हम कह सकते हैं टेनेंट्स जो होते थे, एज टेनेंट्स काम करते थे लैंड जो है ना, लैंड ओनिंग नोबल्स जो होते थे, या नोबिलिटी में जो लॉर्ड होता था उसके लैंड पर काम करते थे जिनकी अपनी लैंड नहीं होती थी। इसलिए अनपेड लेबर भी होते थे, काइंड ऑफ स्लेव्स हम कह सकते हैं। ये जो है एक तो सर्व्स हम देखते हैं, दे वर नॉट अलाउड, ये प्रीस्ट्स नहीं बन सकते थे, ठीक है। सर्व्स वर नॉट अलाउड टू बिकम प्रीस्ट। सेकंड कैटेगरी जो थी, जो प्रीस्ट, जिनको प्रीस्ट बनने से रोका जाता था, वो थे फिजिकली चैलेंज्ड। फिजिकली चैलेंज कोई भी बंदा हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, स्पेशल एबल्ड कोई हो, जो कोई भी इशू हो लाइफ में, तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं किए जाते थे टू बिकम एन प्रीस्ट, ठीक है। दिस वाज द सेकंड कैटेगरी विच वाज नॉट अलाउड टू बिकम प्रीस्ट। थर्ड यहाँ पर हम देखते हैं, एज ऑब्वियस एंशिएंट में बहुत सब्जुकेशन देखते हैं, वो है वुमेन वे आर नॉट अलाउड टू बिकम प्रीस्ट। तो ये तीन कैटेगरीज हम देखते हैं, तीन लोग ऐसे थे जिनको प्रीस्ट जो है नहीं बनने दिया जाता था। और इसमें एक और रूल आपको याद रखना है, वो लोग men who became priest could not marry, ठीक है, could not, तो ये आपको याद रखना है। वो जो लोग थे men who became priest could not marry, ये शादी नहीं कर सकते थे, ये भी यहाँ पर एक रूल था। अब ये हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर कुछ सेरेमनीज हम देखते हैं इन क्रिश्चियन जो है ना, इनके जो चर्च वगैरह है, उनमें जो सेरेमनी स्टार्ट हुई है ना,
वो फ्यूडलिज्म से कुछ ली गई है, फ्यूडलिज्म से कुछ सेरेमनीज ली गई है, जो आज भी आप देखोगे जो क्रिश्चियन, डिवोट क्रिश्चियन है ना, वो जो चर्च वगैरह में जाते हैं वहां पर जो सेरेमनीज करते हैं ना, तो वो कहां से आई है? वो भी इस फ्यूडलिज्म के आउटकम से आई है। फ्यूडलिज्म में जो रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द पीजेंट है, उसके आउटकम से कुछ सेरेमनीज आई है, जो फिर किन्होंने फॉलो की? जो फॉलो की है क्रिश्चियन प्रीस्ट ने। नाउ व्हाट आर दो सेरेमनीज? हम देखते हैं they copied formal customs of feudal elite, copied formal customs of फ्यूडल इलाइट। फ्यूडल इलाइट के जो फॉर्मल कस्टम्स होते थे ना, उनको फॉलो किया। अब अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, जैसे हम देखते हैं हम देखते हैं अगर किसी डायनेस्टी को देखें, मुगल्स की बात करें या दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो जब किसी के कोर्ट में जाते थे तो वहां पर कुछ ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था ना। अकबर के सामने कोई गया है, खिलजीज के सामने कोई गया है, तो वहां पर जैसे बलबन के टाइम पे पैबोस, हाथ को चूमना, सजदा करना सुल्तान के सामने, वो एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई जो इस्लाम में नहीं थी इससे पहले। तो इस तरह से कौन सी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है यहाँ चर्च में? तो वहां पर हम देखते हैं वो है कि नीलिंग वाइल प्रेइंग, kneeling down while praying। ठीक है, पहली प्रैक्टिस जो आपको याद रखनी है वो है नीलिंग डाउन वाइल प्रेइंग। जैसे आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे जब अगर कोई सेटिंग होती है, बेंच वगैरह पे बैठे होते हैं, तो इनमें जो ये प्रैक्टिस है प्रे करने का, जैसे ये ऐसे फोल्ड करते हैं हाथों को और अपने जो है घुटनों कर बैठते हैं और इस तरह से प्रे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो थी ना, असल में इससे पहले कहाँ स्टार्ट थी? ये वहाँ जो हम देखते हैं लॉर्ड्स के टाइम पे जो पीजेंट्स होते थे वो वहाँ पर प्रैक्टिस, वहाँ उनके सामने जब जाते थे they were compelled to act like this, ऐसे उनको बैठना पड़ता था और इस तरह से मांगना पड़ता था। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, इन्होंने वहां से एक्वायर की है। लॉर्ड्स की जो रेस्पेक्ट में प्रेजेंट करते थे ना, इन्होंने यही प्रैक्टिस यहाँ चर्च में लाई, और जब ये प्रे करते थे अपने नीज पे बैठते थे और नीज के बाद ऐसे जो हम कहते हैं इस तरह से हाथ बांधते थे और प्रे करते थे। ये एक प्रैक्टिस थी जो इन्होंने ली है। दूसरी प्रैक्टिस जो इन्होंने ली है दैट इज वो है कि यूज ऑफ टर्म लॉर्ड फॉर गॉड। तो एक और टर्म जो यहाँ पर इन्होंने ली है, जैसे गॉड के लिए जो टर्म ये अब यूज कर रहे हैं ज्यादा, वो लॉर्ड की है। ओ लॉर्ड जो है अपने भगवान से, अपने अल्लाह से जो भी ये मांग रहे हैं उस टाइम पे, तो ये अब जो टर्म गॉड थी उसको रिप्लेस कर रहे हैं लॉर्ड से। तो आपने देखा होगा ये किस तरह से इसको आज भी यूज किया जाता है। जब भी कोई प्रे करते हैं तो गॉड को एज लॉर्ड के जरिए से याद किया जाता है। तो ये भी यहाँ से किन से ली गई है? फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में लॉर्ड जो है उसको लॉर्ड ही कहते थे, वहां से ली गई है। तो दीज वेर सम ऑफ द थिंग्स विच वेर एक्वायर्ड फ्रॉम, विच वेर टेकन फ्रॉम द फ्यूडलिस्टिक, हम देखते हैं फ्यूडलिस्टिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फ्यूडलिस्टिक टाइप ऑफ सोसाइटी से लिया गया है। नाउ यहाँ हम एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अब ये तो हमने देखा कि ये जो लोग थे ये सोसाइटी में रहते थे, चर्च भी सोसाइटी में ही होते थे, और जो लोग थे आपस में मिंगल होते थे सारे, चाहे प्रीस्ट्स हो, चाहे बिशप्स हो, चाहे पोप हो, सब लोगों में ही रहते थे। अब इनमें भी एक कैटेगरी आती है जो डीपली रिलीजियस होते हैं। डीपली रिलीजियस जैसे हम नहीं डिस्कस कर पाए क्योंकि सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में कुछ जो लेक्चर हमारे बच गए थे ना, उसमें हमें ये डिस्कस करना था। अब हमें आगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो विल डिस्कस दैट सेपरेटली। वहां पर सूफीज़म हमें डिस्कस करना था। इस्लाम के बाद इस्लाम में कुछ लोग निकले हैं दैट दोज वर डीपली रिलीजियस जो है वो थे, और जिनका जो है इनवर्ड लुकिंग ज़्यादा था, जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म कहते हैं या इनवर्ड डायमेंशन ऑफ इस्लाम जो था, जो वो आइसोलेटेड प्लेस में रहकर जिक्र वगैरह जो करते थे। तो ये इस्लाम में भी स्टार्ट हुआ है, या एज हम देखते हैं दूसरे रिलीजन में स्टार्ट हुआ है। तो क्या क्रिश्चियनिटी में भी ये स्टार्ट हुआ है? जो ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारना पसंद की और जो है ज़्यादातर स्टडी एंड प्रेइंग में टाइम करते थे स्पेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रिश्चियंस में भी एक और कैटेगरी थी जो हम क्लर्जी में ही आएगी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मॉन्क्स। ठीक है, तो हम मॉन्क्स की बात करते हैं। ये जो मॉन्क्स थे ना, ये यहाँ पर एक और कैटेगरी है जो कहाँ क्लर्जी में ही फॉलो करती है। अब क्लर्जी में मॉन्क्स कौन है?
अब ये जो है ना, ये एक डिवोइड क्रिश्चियन जो थे, डिवोइड क्रिश्चियंस जो थे ना, ये इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, डिवोइड क्रिश्चियंस की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये जो थे ना, सम डीपली रिलीजियस पीपल हम कह सकते हैं, डीपली रिलीजियस पीपल। ये जो डीपली रिलीजियस पीपल जो थे, ये क्रिश्चियनिटी में जो डीपली रिलीजियस थे वो थे, एंड दे चूज टू लिव आउटसाइड, या हम कह सकते हैं दे चूज टू लिव इन आइसोलेटेड प्लेसेस। आइसोलेटेड प्लेसेस मतलब ये अब सोसाइटी से दूर जा रहे हैं, शोर शराबे से दूर जा रहे हैं, लोगों में हम देखते हैं इन सब लोगों से दूर जाकर किसी और जगह पर इबादत करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर ये जो फुली डिवोट खुद को कर सकें अपने गॉड की तरफ, उनकी उन गॉड की इबादत करने की तरफ हम देखते हैं। तो ये जो है ना, ये जो हम देख रहे हैं सोसाइटी से बाहर जाकर किसी दूसरी जगह पर इबादत करना, तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर ये कुछ प्रे करेंगे, जैसे मस्जिद होती है हमारे पास, या अगर हम सूफीज़म की बात करें, उन्होंने जो इस मकसद के लिए जहाँ पर वो सिर्फ ज़िक्र अज़कार का काम करें, खानकाह जो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट है, खानकाह बनाना स्टार्ट किए। यहाँ पर हम देखते हैं इन क्रिश्चियंस ने जो ये आइसोलेटेड प्लेस में जो मॉन्क्स थे, डीपली रिलीजियस, ये अब सोसाइटी से दूर जा आइसोलेटेड प्लेसेस में जा रहे हैं इबादत करने के लिए, और उनको हम कहते हैं एबेज, जहाँ पर ये बनाया है, एबेज और मोनेस्ट्रीज भी, मोनेस्ट्रीज, ठीक है, एबेज और मोनेस्ट्रीज। तो ये एबेज एंड मोनेस्ट्रीज जो है, तो ये सोसाइटी से दूर होती थी, और सोसाइटी में जो दूर यहाँ पर ये जाते थे और उन मोनेस्ट्रीज में रहते थे और वहाँ पर इबादत करते थे। और यहाँ पर यूजुअली क्या ये करते थे, इन मोनेस्ट्रीज में हम देखते हैं इनका मेन काम जो है प्रे करना होता था, स्टडी करते थे, या मैनुअल लेबर जो होता था ना, ये भी एक इनका काम है, मैनुअल लेबर। जैसे ये तो पता ही है, प्रे स्टडी करना। मैनुअल लेबर में हम देखते हैं जो ये उनकी खाने पीने की जो ज़रूरियात होती थी वो खुद ही पूरी करते थे। अब ये बाहर से बैगिंग वगैरह जो कॉन्सेप्ट था बुद्धिज़्म का, तो यहाँ पर वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये खुद ही इसी जो है एबे या मोनेस्ट्री जो बनाई गई है उसी के साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, मैनुअल लेबर कर रहे हैं, उसके ज़रिए से अपनी जो सबसिस्टेंस है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोनेस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट हम इंडिया में भी देखें, जैसे बुद्धिज़्म में इसका एक हमें बहुत बड़ी एक एग्जांपल मिलती है। जैसे अजंता और इलोरा केव्स के बारे में आपने सुना होगा, जो मोनेस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई है, जो केव्स हम देखते हैं अजंता और इलोरा में बनाई महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर जो लोग हैं सोसाइटी से दूर जाकर वहाँ पर मेडिटेशन करते थे, इबादत करते थे। तो ये वहाँ पर हम देखते हैं बुद्धिज़्म में। सेम यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में मॉन्क्स इस तरह से जा रहे हैं और वो दे स्टार्ट लिविंग इन द एबेज और द मोनेस्ट्रीज़, तो ह्यूमन हैबिटेशन से दूर जाते थे। अब इनमें जो है अंदर आने से पहले हम देखते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कोई भी पोजीशन किसी को लेनी होती है, वो क्या करता है, उसको वो लेना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है। तो मॉन्क्स टुक वोज टू रिमेन एबेज, जो है मॉन्क्स है ना, मॉन्क्स टुक वोज टू रिमेन इन एबेज। इनको शपथ लेनी पड़ती थी कि हम जो हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो हम कहाँ रहेंगे, अब एबेज में रहेंगे, और यहीं पर जो इबादत वगैरह है और स्टडी जो है वो हम यही करेंगे। और ये जो मॉन्क्स है ना, इनका भी हम देखते हैं कुछ रूल्स जो है ना, देयर वर सम रूल्स विच वर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लर्जी जो हमने देखा। अब वो कौन से रूल्स थे वो आप देखो कि जो वहाँ पर थे, यहाँ पर वो उसमें थोड़े से लिबरल दिख रहे हैं। वहाँ पर आपने ये देखा कि वहाँ पर अलाउ नहीं था कि वुमेन वहाँ पर जा सके, और जो हमने देखा है प्रीस्ट, वुमेन कुड नॉट बिकम ए प्रीस्टेस। अब यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं कि मॉन्क, ये जो अनलाइक प्रीस्टहुड, दिस लाइफ वाज ओपन टू ऑल, दिस लाइफ वाज ओपन टू ऑल, मैन एज वेल एज वुमेन। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मैन और वुमेन दोनों को यहाँ पर अलाउ किया जाता था कि वो मॉन्क्स बन सकते थे। अब मैन तो मॉन्क्स बनते थे,
तो मैन जो बनते थे उनको मॉन्क्स कहते थे। अब वुमेन जो इसमें ज्वाइन करती थी उनको क्या कहा जाता था? उनको नन्स कहा जाता था। ठीक है, नन्स, मॉन्क्स एंड नन्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी डिफरेंस हम देख रहे हैं वो है कि वुमेन वेर अलाउड इन दीज मोनेस्ट्रीज। यहाँ पर हम देखते हैं और एक और चीज, एक्सेप्ट फ्यू हम देखते हैं ये सारी जो मोनेस्ट्रीज थी सिंगल सेक्स थी, सिंगल सेक्स कम्युनिटीज। सिंगल सेक्स कम्युनिटीज का मतलब है कि हर एक के लिए अलग था। जैसे मॉन्क्स हैं उनके लिए अलग से बनाई जाएगी एबे, और वुमेन के लिए अलग से एबे या मोनेस्ट्री बनाई जाएगी। एक साथ हम देखते हैं जिस तरह से आज को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, मैन या बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि सिंगल सेक्स कम्युनिटीज़ थी जहाँ पर मॉन्क्स जो थे वो अलग पढ़ते थे, अलग स्टडी प्रे करते थे, और जो फीमेल्स होती थी, नन्स होती थी वो अलग से पढ़ते थे। तो ये इसमें एक और चीज़ है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं ये जो पहले कम्युनिटीज़ थी ना, हम कहते हैं 5-10 जो ये बनाई जाती थी अलग से किसी जगह रह रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ रहे हैं। अब इनके आसपास जो है इनकी भी हम देख रहे हैं जो ये कम्युनिटी है ये बढ़ रही है। अब 100 पे अराउंड 100 जो है विलेजेस उसके साथ साथ में बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है इनके साथ में ही कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे स्कूल्स आ रहे हैं। अब स्कूल्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो इसके साथ में होंगे, हॉस्पिटल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसके साथ साथ ये दैट ग्रीव इन नंबर, तो यहाँ पर इसमें हम सब चीज़ें देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है। तो ये मॉन्क्स का हम देख रहे हैं, मॉन्क्स का सेटअप कैसा था। विद टाइम हम देखते हैं मॉन्क्स जो हैं डीपली रिलीजियस, पहले जो है ज़्यादा फोकस करते थे किस चीज़ पे, इसी आइसोलेटेड प्लेसेस में रहना, और इन दुनिया की जो लालचें हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनसे दूर रहना। लेकिन विद टाइम हम देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें आ जाती है और जो है करप्शन स्टार्ट हो जाती है, और फिर लेटर 14वीं सेंचुरी में हम देखते हैं इनके खिलाफ एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट आ जाती है, जिन उनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी प्रैक्टिसेस को देख कर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो लेटर पीरियड में इसमें रिफॉर्मेशन फिर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम 13वीं सेंचुरी में देखते हैं एक और, अब 13वीं सेंचुरी में क्या होता है, एक ग्रुप आ जाता है 13वीं सेंचुरी में, इन्हीं मॉन्क्स में से एक ग्रुप है जिनको हम कहते हैं फेरीज। FRIARS, फेरीज जो है ना, ये जो है इससे पहले मॉन्क्स जो थे वो एक ही जगह रहते थे और वहीं पर अपना सारा गुजर बसर करते थे। लेकिन इनमें 13वीं सेंचुरी में मॉन्क्स में ये ग्रुप निकला जिनको हम फेरीज कहते हैं। इन्होंने एक जगह रहने से हम देखते हैं दरेक किया, इन्हें इनकार किया, दे रिजेक्टेड दिस प्रैक्टिस, और उन्होंने स्टार्ट की है जिनको हम कहते हैं गोइंग फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, जिनको हम फिर लेटर पीरियड में मिशनरीज भी कहते हैं ना। जो मिशनरीज का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में आया, मिशनरीज का एक जगह से दूसरी जगह ना, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस में क्या करते थे, बेसिकली ये टीच करते थे जो है क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे, और जो है इसी के फैलाव के लिए हर जगह जाते थे, चाहे चर्च में जाते थे या दूसरे विलेज में जाते थे। तो ये मिशनरी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अब स्टार्ट हो रहा है कि क्रिश्चियनिटी को हम अब कैसे हम इसको फैलाएंगे क्रिश्चियनिटी को। तो इस तरह से हमने फेरीज का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है क्रिश्चियनिटी को फैलाने में, क्योंकि ये जो मॉन्क्स थे उन्हीं का एक सब ग्रुप निकला है लेटर पीरियड्स में, और इनका जो है लिविंग जो है तो होती थी वो चैरिटीज़ पर ही ज़्यादा होता था। तो चैरिटी वगैरह पर ही बेस करते थे, फेरीज जो है चैरिटी पर ज़्यादा बेस करते थे। नाउ तो फाइनली हम देखते हैं मोनास्टिसिज्म जो मैंने अभी कहा जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब हम फाइनल इसको टच दे देते हैं, जो हम कुछ प्रैक्टिसेस देखते हैं, हम देखते हैं जैसे इनमें कुछ जो हम रिलीजियस
फेस्टिवल्स होते हैं। फेस्टिवल्स हम देखते हैं कुछ नए फेस्टिवल्स आ जाए। अब इन द रोमन सोसाइटी एंड इन द प्री क्रिश्चियन एरा वहाँ पर कुछ उनके अपने ट्रेडिशंस थे, उनके अपने जो गॉड्स वगैरह थे, अपने फेस्टिवल्स थे वहाँ पर। लेकिन विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी दे रिप्लेस द ओल्ड ट्रेडिशंस, दे रिप्लेस द ओल्ड फेस्टिवल्स विद न्यू ट्रेडिशन, न्यू फेस्टिवल्स। अब वो नए दो फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं, द चर्च एंड द सोसाइटी में, चर्च एंड सोसाइटी। चर्च एंड द सोसाइटी में सोसाइटी जो है ना आपको फॉलो करती थी ना जो फेस्टिवल्स उस वक्त थे, तो वो जो इससे प्री रोमन सोसाइटी में थे कुछ चीज़ें कंटिन्यू हुई, जैसे मैजिक में हम देखते हैं ओल्ड बिलीफ्स में, इसी तरह से कुछ चीज़ें आई है कंटिन्यूसली, मैजिक एंड फोक ट्रेडिशन जो कंटिन्यू कर गई है पुरानी ही, जैसे वो मैजिक में बिलीव करते थे, मैजिक एंड फोक ट्रेडिशन। लेकिन कुछ चीज़ें रिप्लेस हुई हैं। अब यहाँ पर कुछ नई हम देखते हैं, नए फेस्टिवल्स आए हैं। दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं। एक जो है वो है जिसको हम कहते हैं क्रिसमस। क्रिसमस जो है तो ये हम यूजुअली 25 जो है दिसंबर को करते हैं, 25। क्रिसमस जो है ना ये क्या बेसिकली मार्क करता है, बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बन जाता है। लोग जो है इस दिन और ये यहाँ से अब बहुत इंपॉर्टेंट बनते विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है, तो ये इंपॉर्टेंट प्री रोमन सोसाइटी से अब नया एक फेस्टिवल आ जाता है इनके लिए। दूसरा जो है एक और आ जाता है जिसको हम ईस्टर कहते हैं। आप में से बहुतों ने सुना होगा इस चीज़ को, जब हमने रोमन को पढ़ा था। ईस्टर, EASTER, ईस्टर जो है ना, दिस मार्क्ड द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। अब क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस जो है ना, जीसस को जब वो हमने पढ़ा था कि सूली पर चढ़ाया गया था, तो वहाँ पर जो क्रूसिफाई करने के टाइम पे क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग उनको क्रूसिफाई किया गया, फिर उनको दफन करके फिर उनके 3 दिन बाद वो उसको ज़िंदा किया गया, वो अल्लाह के पास चले गए। और इस्लाम में जो हमारा मानना है कि उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया, जब चढ़ाया गया था तो अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया था, तो उनको वो वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। तो वो जो डेट है, वो जो इवेंट है, वो भी अब यहाँ पर सेलिब्रेशन उसकी स्टार्ट हो रही है। तो यूजुअली इस पर डिबेट है, आप फिर भी देख लेना इसको। 30 AD में या 30 C हम कहते हैं यूजुअली, 30 C में ये डेट है जहाँ पर जीसस को क्रूसिफाई किया, जीसस की जो क्रूसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, ये डेट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है जो यहाँ पर स्टार्ट होता है, दो फेस्टिवल जो है स्टार्ट हो, एक ईस्टर है जिसको क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, एंड फर्स्ट इज क्रिसमस जो है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों का यहाँ पर हम देखते हैं, एक ये जो कॉन्सेप्ट लाते हैं हॉलीडेज का, तो इनको हम कहते हैं, ये जो है ना, इनको पहले ये कहा जाता था हॉलीडेज। तो यहाँ पर भी एक चीज़ जो हम मॉडर्न डे से कनेक्ट कर सकते हैं, हॉलीडेज हो गए जो सेक्रेड डेज हैं, जो पवित्र दिन है। तो इन दिन क्या हुआ था, इनके अकॉर्डिंग इस दिन जीसस की बर्थ हुई है, जीसस की क्रूसिफिकेशन हुई है, तो ये जो है पवित्र दिन थे। अब लेटर पीरियड में इनको असाइन किएगा हॉलीडेज जो है ना, इस दिन क्या होता था, इस दिन ये कुछ प्रे करते थे या कुछ जीसस के टीचिंग्स जो है उनमें कुछ सेरेमनीज रखते थे, सरमन देते थे। अब इसके लिए हम देखते हैं जो संडेज का कॉन्सेप्ट आया था, वहाँ पर सब उस दिन जाते थे, प्रे करते थे। अब ये जो है ना हॉलीडे से ही हम देखते हैं निकला है हॉलीडे, जो हम आज देखते हैं ना। हॉलीडे का मतलब क्या होता है, हॉलीडे का मतलब होता है जिस दिन हमें छुट्टी होती वगैरह होती, छुट्टी होती है जिस दिन काम नहीं करना होता। ये पीजेंट्स के लिए दिया जाता था बेसिकली। उस टाइम पे जो ओवरवर्क्ड पीजेंट थे, जो बहुत ज़्यादा काम करते थे, जो नोबल्स उस वक्त उनसे काम बहुत ज़्यादा कराते थे, उनको ये दिन जो होते थे कहा जाता था ये हॉलीडे है, आपके लिए पवित्र दिन है, इस दिन आप इबादत करो, आपको इस दिन मैनुअल लेबर नहीं करना है। लेटर पीरियड में वो जो इस चीज़ से खुश हो जाते थे कि चलो आज हमें काम नहीं करना है तो आज हमें इबादत करें, लेकिन वो जो है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस दिन जो है खाने पीने में, जो पार्टी करने में, उसमें ज़्यादा टाइम लगाते थे रादर देन प्रेइंग। तो यहाँ से लेटर पीरियड में जो कॉन्सेप्ट आया हॉलीडे का, हॉलीडे मतलब अब इस दिन काम नहीं करना है, छुट्टी मनानी है, तो ये लेटर पीरियड में इसी से आया है, हॉलीडेज से। नाउ यहाँ तक हमने ये जो चीज़ें देखी है
दिस कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर। जो क्लर्जी हमने आज देखी है, तो क्लर्जी में आपने ये सब चीज़ें आज देखी हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, यू कैन आस्क, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। तो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द सेकंड ऑर्डर, दैट इज़ द नोबिलिटी, लैंड ओनिंग नोबल्स। सो दैट विल बी डिस्कस इन द सेकंड लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।